क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ ट्रेडर चार्ट और सिस्टम सब कुछ जानते हुए भी लगातार हार जाते हैं, और वही कुछ लोग बिना जटिल रणनीतियों के भी शांत रहकर मार्केट से लगातार जीतते हैं? असली फर्क ना तो स्ट्रैटेजी में है, ना सिस्टम में, बल्कि दिमाग के उस हिस्से में है जो महसूस करता है। दी फीलिंग ब्रेन, मार्केट माइंड गेम्स बाय दिनीज शल एक ऐसी किताब है जो हमें बताती है कि मार्केट में सबसे बड़ा खेल चार्ज का नहीं, मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी है। ये किताब सिखाती है कि इमोशन को दबाना नहीं, समझना और इस्तेमाल करना सीखो। आपका डर, आपका लालच, आपका विश्वास, यही असली इंडिकेटर्स हैं। इस वीडियो में हम इस किताब के हर अध्याय से सीखेंगे कैसे अपनी भावनाओं को डेटा की तरह पढ़ें, कैसे प्रेशर में शांत रहें, और कैसे अपनी पहचान, आइडेंटिटी को ट्रेडिंग एज में बदलें। अध्याय 1, दी फीलिंग ब्रेन, दिमाग जो महसूस करता है। ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में हम सोचते हैं कि हम अपने दिमाग का उपयोग ठंडे दिमाग से कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हर निर्णय की जड़ में एक भावना होती है। दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। एक, थिंकिंग ब्रेन, नियोकॉर्टेक्स, जो विश्लेषण, गणना और लॉजिक का काम करता है। 2, फीलिंग ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम, जो भावनाएं, डर, लालच, उत्साह, पछतावा आदि को महसूस करता है। ट्रेडिंग में ये दोनों हमेशा साथ काम करते हैं, लेकिन भावनाएं पहले आती है और लॉजिक बाद में। हमारा सोचने वाला दिमाग असल में महसूस करने वाले दिमाग के फैसलों को बाद में सही ठहराता है। यानी हम पहले कुछ महसूस करते हैं और फिर उसे तार्किक कारण देकर सही साबित करते हैं। अक्सर ट्रेडर सुनते हैं, इमोशंस को हटा दो, ठंडे दिमाग से सोचो। लेकिन दिनीज बताती है कि ऐसा करना असंभव है और गलत भी, क्योंकि भावनाएं कोई बाधा नहीं है, बल्कि संकेत है। फिर डर बताता है कि शायद आपने रिस्क ज्यादा ले लिया है। एक्साइटमेंट, उत्साह बताता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। रिग्रेट, पछतावा सिखाता है कि डिसीजन मेकिंग कहाँ गलत हुआ। इन संकेतों को पहचानना और उनका सही अर्थ निकालना ही एक परिपक्व ट्रेडर का काम है। हर भावना एक डेटा पॉइंट है। जैसे चार्ट का डेटा मार्केट के मूवमेंट को दिखाता है, वैसे ही आपकी भावनाएं आपके अंदर के मूवमेंट, इनर मार्केट को दिखाती है। अगर आप डर महसूस करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग खतरे को देख रहा है। शायद चार्ट पर नहीं दिख रहा, लेकिन अवचेतन, सबकॉन्शियस उसे महसूस कर चुका है। ज्यादातर ट्रेडर अपनी भावनाओं को कमजोरी समझते हैं। वे डर, गुस्सा, लालच जैसी भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब भावनाएं दबाई जाती हैं, तो वे अचानक फूट पड़ती हैं। जैसे इंपल्सिव ट्रेड, रिवेंज ट्रेड या पैनिक एग्जिट। जिस भावना को आप स्वीकार नहीं करते, वही भावना आपके निर्णयों पर राज करती है। इसलिए पहला कदम है, भावनाओं को ऑब्जर्व करो, जज मत करो। दिमाग का ट्रेडिंग पैटर्न। दिनीज न्यूरोसाइंस के जरिए बताती है कि जब हम किसी ट्रेड में होते हैं, तब दिमाग में ये सीक्वेंस चलता है। 1, मार्केट मूवमेंट, स्टिम्युलस। 2, इमोशनल रिस्पॉन्स, फियर, ग्रीड, होप। 3, बॉडी रिएक्शन, हार्ट रेट, एड्रेनालाइन। 4, थॉट प्रोसेस, मुझे एग्जिट करना चाहिए। 5, एक्शन बाय सेल डिसीजन, मतलब पहले भावना आती है, फिर सोच। अगर आप भावना को समझ नहीं पाए, तो सोच गलत दिशा में जाएगी। हर व्यक्ति की भावना की भाषा अलग होती है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग डर को थकान समझते हैं, कुछ लोग लालच को कॉन्फिडेंस मान लेते हैं। इसलिए ट्रेडर को अपनी भावनाओं की भाषा पहचाननी होगी। कब कौन सी भावना हावी होती है, कब कौन सी मदद करती है। जब दिमाग महसूस करता है, तब सच्चाई सामने आती है। दिनीज कहती है कि सच निर्णय वही होता है जो दिल और दिमाग दोनों से सही लगे। अगर आपका कोई ट्रेड अंदर से गलत महसूस हो रहा है, तो अक्सर वो गलत साबित होता है। इसलिए अपने भावनात्मक फीडबैक को नजरअंदाज मत करें।
वो आपके सबकॉन्शियस से आने वाली चेतावनी होती है। अध्याय 2, द इमोशनल पोर्टफोलियो, भावनाओं का पोर्टफोलियो। इस अध्याय में दिनीश शल बताती है कि जैसे हम शेयर मार्केट में फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाते हैं, वैसे ही हर व्यक्ति के अंदर एक इमोशनल पोर्टफोलियो, भावनाओं का पोर्टफोलियो भी होता है। ये पोर्टफोलियो तय करता है कि हम मार्केट में कैसे सोचते, महसूस करते और निर्णय लेते हैं। आपके अंदर की भावनाएं भी एक तरह की कैपिटल है, इमोशनल कैपिटल। हर ट्रेड या निवेश निर्णय में आप सिर्फ पैसे नहीं लगाते, बल्कि अपनी भावनाएं भी लगाते हैं, जैसे डर, उम्मीद, उत्साह, आत्मविश्वास या पछतावा। अगर ये भावनाएं असंतुलित हो जाए, तो आपका पूरा ट्रेडिंग प्रदर्शन अस्थिर हो जाता है। इसलिए एक सफल ट्रेडर को अपने इमोशनल कैपिटल को भी उसी तरह मैनेज करना चाहिए जैसे वह अपने फाइनेंशियल कैपिटल को करता है। हर इंसान के दिमाग में अलग अलग भावनाएं एक साथ रहती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पोर्टफोलियो में अलग अलग एसेट होते हैं। उदाहरण के लिए, डर आपको लॉस से बचाने की कोशिश करता है। लालच आपको ज्यादा प्रॉफिट के लिए पुश करता है। पछतावा गलत निर्णयों से सबक दिलाता है। उम्मीद आपको नए अवसरों के लिए खुला रखता है। आत्मविश्वास आपको एक्शन लेने की हिम्मत देता है अगर कोई एक भावना ज्यादा हावी हो जाए, जैसे डर या लालच, तो आपका इमोशनल पोर्टफोलियो इम्बैलेंस हो जाता है और तब गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। ट्रेडिंग में भावना का असंतुलन कैसे होता है? पिछले नुकसान का डर आपको एंट्री लेने से रोकता है। लगातार प्रॉफिट का उत्साह आपको ओवर ट्रेड करने पर मजबूर करता है। एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी का पछतावा आपको रिवेंज ट्रेड की ओर धकेलता है। इन सभी स्थितियों में असल गलती मार्केट एनालिसिस में नहीं होती, बल्कि भावनाओं के इम्बैलेंस में होती है। अधिकांश ट्रेडर सोचते हैं कि उन्हें भावनाओं को खत्म करना चाहिए, लेकिन शल कहती है कि यह संभव नहीं, क्योंकि भावना को दबाने से वो और शक्तिशाली होकर लौटती है। जैसे अगर आप फियर को अनदेखा करते हैं, तो वो पैनिक बनकर उभरता है। अगर आप ग्रीड को नहीं पहचानते, तो वो ब्लाइंड कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। समाधान: हर भावना को ध्यान से ऑब्जर्व करो और समझो कि वो आपको क्या बताना चाहती है। भावनाओं का संतुलन बनाना रिस्क मैनेजमेंट। शल इसे इमोशनल रिस्क मैनेजमेंट कहती है। इसका मतलब है हर समय ये देखना कि आपकी कौन सी भावना सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। क्या मैं डर के कारण डिसीजन टाल रहा हूं? क्या मैं उत्साह में रिस्क भूल रहा हूं? क्या मैं पछतावे से मोटिवेटेड हूं? जब आप इन सवालों के जवाब ईमानदारी से देने लगते हैं, तो आपका इमोशनल पोर्टफोलियो बैलेंस में आ जाता है, और यही असली रिस्क कंट्रोल है। जैसे एक अच्छा निवेशक अपने पोर्टफोलियो में विविधता, डाइवर्सिफिकेशन रखता है, वैसे ही एक अच्छा ट्रेडर अपनी भावनाओं में भी विविधता रखता है। मतलब, थोड़ा डर रखें ताकि आप डिसिप्लिन में रहें, थोड़ा आत्मविश्वास रखें ताकि आप अवसर ले सकें, थोड़ा पछतावा रखें ताकि आप सीखते रहें। जब ये तीनों संतुलन में होते हैं, तो डिसीजन मेकिंग साफ और शांत रहता है। इमोशनल अवेयरनेस एक्सरसाइजेस। दिनीश कुछ सिंपल अभ्यास सुझाती है। 1. ट्रेड जर्नल में सिर्फ नंबर्स नहीं, इमोशंस भी लिखें। ट्रेड के समय मैंने क्या महसूस किया? किस भावना ने निर्णय को प्रभावित किया? 2. हर ट्रेड से पहले 10 सेकंड पॉज करें। अपने अंदर देखें कि अभी कौन सी भावना हावी है। 3. ट्रेड खत्म होने के बाद सेल्फ रिव्यू करें। क्या मैंने मार्केट के आधार पर ट्रेड लिया या अपनी भावनाओं के आधार पर? सक्सेसफुल ट्रेडर्स वो नहीं होते जो भावनाओं से मुक्त है, बल्कि वो होते हैं जो भावनाओं का उपयोग कॉम्पास की तरह करते हैं। डर बताता है कि कहां सतर्क रहना है, लालच बताता है कि कहां अवसर है, पछतावा बताता है कि कहां सुधार करना है। जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं, तो आपकी डिसीजन मेकिंग क्लैरिटी बढ़ जाती है। अध्याय 3, रिस्क इज पर्सनल। जोखिम हर व्यक्ति के लिए अलग है। रिस्क कोई गणितीय या यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हर व्यक्ति के भावनात्मक अनुभव, इमोशनल एक्सपीरियंस पर आधारित होता है।
हर ट्रेडर जोखिम को अलग तरह से महसूस करता है, क्योंकि हर किसी के जीवन के अनुभव, डर, विश्वास और अपेक्षाएं अलग होती है। ट्रेडिंग में रिस्क को अक्सर परसेंट ऑफ कैपिटल, स्टॉप लॉस या वॉलेटिलिटी से मापा जाता है, लेकिन शल कहती है ये केवल सतही माप है। असल जोखिम है आपका दिमाग उस संभावित नुकसान को कैसे महसूस करता है। उदाहरण के लिए, किसी ट्रेडर के लिए 10,000 रुपए का नुकसान सामान्य हो सकता है, दूसरे के लिए वही नुकसान इमोशनल शॉक बन सकता है। इसलिए रिस्क की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। हर ट्रेडर की रिस्क आइडेंटिटी अलग होती है। हम सबका एक रिस्क पर्सनैलिटीज होता है जो ये तय करता है कि हम खतरे या अनिश्चितता पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ प्रमुख प्रकार: सावधान ट्रेडर, कॉशियस ट्रेडर, पहले नुकसान से डरता है, एंट्री लेने में झिझकता है। आक्रामक ट्रेडर, एग्रेसिव ट्रेडर, जोखिम लेकर थ्रिल महसूस करता है। भयभीत ट्रेडर, फेयरफुल ट्रेडर, लॉस के बाद इमोशनल पैरालिसिस में चला जाता है। विश्लेषक ट्रेडर, एनालिटिकल ट्रेडर, ओवरथिंकिंग में एंट्री चूक जाता है। अपनी रिस्क आइडेंटिटी को पहचानना जरूरी है, क्योंकि वही आपकी ट्रेडिंग स्टाइल, डिसीजन स्पीड और कॉन्फिडेंस तय करती है। हमारी रिस्क परसेप्शन दिमाग के गहरे हिस्से, लिम्बिक सिस्टम, में बनती है, जहां पुराने अनुभव और भावनाएं जमा होती हैं। अगर बचपन में आपने नुकसान या असफलता का डर महसूस किया है, तो ट्रेडिंग में भी वही डर ट्रिगर हो जाता है। अगर आप पहले बड़ी जीत का मजा ले चुके हैं, तो आपका दिमाग ओवर कॉन्फिडेंस की लहर में बह सकता है। यानी हर ट्रेडिंग निर्णय आपके पास्ट इमोशनल मेमोरीज से प्रभावित होता है। क्यों दो लोग एक ही ट्रेड में अलग प्रतिक्रिया देते हैं? दो ट्रेडर एक ही स्टॉक पर एक ही एंट्री लेते हैं। ट्रेडर अशांत रहता है क्योंकि उसे लॉस को नॉर्मल फ्लक्चुएशन लगता है। ट्रेडर भी पैनिक हो जाता है क्योंकि उसे लॉस में शर्म और असफलता का डर महसूस होता है। दोनों का मार्केट एक्सपोजर एक सा है, लेकिन इमोशनल एक्सपोजर अलग है, और यही फर्क परफॉर्मेंस बनाता है। रिस्क को समझना एक फीलिंग प्रोसेस है, न कि प्योरली लॉजिकल प्रोसेस। इसका मतलब आपका दिमाग पहले से खतरे की गंध, थ्रेट परसेप्शन, पकड़ लेता है, भले ही डेटा कुछ और कह रहा हो। अगर आप उस भावना को अनदेखा कर देते हैं, तो आपका लॉजिकल डिसीजन इनकम्प्लीट रह जाता है। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने से नहीं होता। असल रिस्क मैनेजमेंट यह है कि आप जानते हो कौन सी स्थिति आपको पैनिक कर देती है, कब आप इंपल्सिव बन जाते हैं, और कब आपका जजमेंट भावनाओं से धुंधला हो जाता है। इस अवेयरनेस से आप अपनी रिस्क कंफर्ट जोन पहचान सकते हैं, जहां आप शांत और फोकस्ड रहते हैं। आप धीरे धीरे अपने रिस्क टॉलरेंस को बढ़ा सकते हैं। कैसे? 1. छोटे लॉस को स्वीकार करना सीखें, उसे फेलियर नहीं, फीडबैक माने। 2. हर लॉस के बाद अपने महसूस किए गए डर को जर्नल में लिखें। 3. एक पैटर्न पहचानें, कौन से ट्रेड्स आपको इमोशनली अस्थिर करते हैं। जब आप अपने फियर को ऑब्जर्व करते हैं, तो वो आपको कंट्रोल नहीं करता। ट्रेडिंग में अनसर्टेनिटी खत्म नहीं की जा सकती, लेकिन उसे महसूस करना और सहना सीखा जा सकता है। ये अभ्यास ही एक ट्रेडर को शौकिया से प्रोफेशनल बनाता है। अध्याय 4, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का भ्रम। ट्रेडिंग में असली नुकसान इसलिए नहीं होता कि मार्केट हमारे खिलाफ चला गया, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हम मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये अध्याय दिखाता है कि कंट्रोल की हमारी चाह कैसे हमें एंग्जाइटी, ओवर ट्रेडिंग और गलत निर्णयों की ओर ले जाती है। हर इंसान अपने जीवन में नियंत्रण चाहता है, नतीजों पर, समय पर, दूसरों पर और खुद पर भी। ट्रेडिंग में भी हम यही करते हैं। मैं जानता हूं मार्केट क्या करेगा। अगर मैं ये इंडिकेटर देख लूं तो सब समझ जाऊंगा। मेरा सिस्टम 100% सही है। ये सब कंट्रोल इल्यूजन है, यानी एक मानसिक भ्रम। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने रिस्पॉन्स और डिसीजन प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा दिमाग सर्टेनिटी चाहता है, उसे अज्ञात पसंद नहीं। जब हम मार्केट में अनिश्चितता देखते हैं, तो हमारा दिमाग घबरा जाता है और
कंट्रोल का इल्यूजन बनाता है। ये इल्यूजन दो तरीकों से दिखता है। एक, ओवर कॉन्फिडेंस, मुझे पता है क्या होगा। दो, ओवर एनालिसिस, अगर मैं और डेटा देख लूं तो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लूंगा। दोनों ही कंट्रोल की लालसा से पैदा हुए डिफेंस मैकेनिज्म है। हम असल में मार्केट को नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम नुकसान का डर महसूस नहीं करना चाहते। हम गलती का दर्द नहीं झेलना चाहते। हम खुद को असफल नहीं देखना चाहते। इसलिए हम सिस्टम, प्रेडिक्शन, इंडिकेटर के पीछे भागते हैं, ताकि हमें लगे कि सब हमारे हाथ में है। लेकिन ये एक झूठी सुरक्षा, फॉल्स सेफ्टी है। जब ये इल्यूजन टूटता है, जैसे लॉस या वॉलेटिलिटी के समय, तो ट्रेडर पैनिक में आ जाता है, क्योंकि वो मानसिक रूप से अनियंत्रित महसूस करता है। कंट्रोल की जगह अवेयरनेस लाओ। आप मार्केट को बदल नहीं सकते, पर आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट के बदलाव पर आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। उदाहरण, क्यों मैं पैनिक हो जाता हूं जब कीमत अचानक गिरती है? क्यों मैं एक विनिंग ट्रेड को जल्दी बंद कर देता हूं? जब आप ये जान जाते हैं कि आपके अंदर कौन सी भावना डिसीजन को चला रही है, तो वही अवेयरनेस आपको स्थिर, ग्राउंडेड बनाती है। जितना आप कंट्रोल की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा आप चिंता, एंजाइटी महसूस करेंगे, क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है और हर अनिश्चितता आपके कंट्रोल बिलीफ को तोड़ती है। लेटिंग गो यानी छोड़ना हार नहीं है, बल्कि परिपक्वता है। ये स्वीकार करना कि मैं सब कुछ नहीं जानता, हर ट्रेड परफेक्ट नहीं होगा, और अनसर्टेनिटी खेल का हिस्सा है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं, तो आप अपनी इमोशनल एनर्जी को क्लैरिटी और फोकस में बदल सकते हैं। कैसे पहचाने कि आप कंट्रोल के भ्रम में हैं? अगर आपके ट्रेडिंग में ये पैटर्न दिखते हैं, तो आप कंट्रोल इल्यूजन में हैं। हर लॉस के बाद चार्ट्स को बार बार एनालाइज करना, हर स्मॉल फ्लक्चुएशन पर स्टॉप लॉस बदलना, बार बार स्ट्रैटेजी ट्वीक करना, लगातार परफेक्ट एंट्री ढूंढना, इन सभी का रूट कॉज है मैं कंट्रोल में रहना चाहता हूं। समाधान है अवेयरनेस, जर्नलिंग और इमोशनल पॉज टेक्निक। यू कांट कंट्रोल द मार्केट, यू कैन ओनली कंट्रोल हाउ यू एक्सपीरियंस इट। अध्याय 5, द रियल एज, असली बढ़त। ट्रेडिंग में आपकी असली बढ़त, एज, किसी सिस्टम, इंडिकेटर या डेटा से नहीं आती, बल्कि आपकी मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी और भावनात्मक जागरूकता, इमोशनल अवेयरनेस से आती है। यानी मार्केट को समझने से पहले आपको खुद को समझना जरूरी है। ट्रेडिंग में हर कोई एज खोजता है, कोई नए इंडिकेटर में, कोई एल्गोरिथमिक मॉडल में, और कोई अंदरूनी खबरों, इनसाइडर इन्फो में। एज का मतलब है वो विशेषता जो आपको दूसरों से अलग बनाती है, और वो विशेषता है आपकी सोचने और महसूस करने की अनोखी शैली। जब आप खुद की भावनाओं, डर और प्रेरणाओं को पहचान लेते हैं, तो आपकी निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग साफ हो जाती है। यही आपकी असली एज है। डर को पहचानना मतलब गलत समय पर एग्जिट से बचना। लालच को पहचानना मतलब ओवर ट्रेडिंग से बचना। पछतावे को समझना मतलब पिछले निर्णयों से सीखना। जब ये सब संतुलित होते हैं, तब आप मार्केट नॉइज से प्रभावित नहीं होते। बहुत से ट्रेडर अपनी बढ़त को कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी समझते हैं, जैसे मुझे रेयर पैटर्न या एआई मॉडल चाहिए, पर असली बढ़त कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं, बल्कि क्लैरिटी में है। आपका दिमाग जितना साफ रहेगा, आप उतने ही सटीक निर्णय लेंगे, चाहे सिस्टम कोई भी हो। इमोशनल क्लैरिटी क्या है? इमोशनल क्लैरिटी का मतलब है अपने अंदर उठ रही भावनाओं को साफ साफ पहचानना और उनका अर्थ समझना। उदाहरण, मुझे डर लग रहा है, क्यों लग रहा है? मुझे बेचैनी है, ये इंट्यूशन है या एंजाइटी? मैं कॉन्फिडेंट हूं, ये डिसिप्लिन से आया है या ईगो से? जब आप भावनाओं के स्रोत को समझ लेते हैं, तो उनका असर आप पर नहीं, बल्कि आपका नियंत्रण उन पर होता है। अगर आपका मन स्थिर है, तो मार्केट की चालें स्पष्ट दिखती है। अगर मन भ्रमित है, तो चार्ट भी उलझे हुए लगते हैं।
इसलिए असली एज माइंडसेट में है, न कि मार्केट सेटअप में। जब आप अपनी भावनाओं के पैटर्न पहचान लेते हैं तो आप मार्केट के पैटर्न भी बेहतर पहचानने लगते हैं, क्योंकि दिमाग की क्लैरिटी परसेप्शन को शार्प बनाती है। ज्यादातर ट्रेडर तब अपनी एज खो देते हैं जब वे ओवर कॉन्फिडेंस से स्ट्रैटेजी बदलते हैं, लॉसेस के बाद फियर ड्रिवन निर्णय लेते हैं, या मार्केट के प्रेशर में खुद पर शक करने लगते हैं। इन स्थितियों में वे अपनी इमोशनल बैलेंस खो देते हैं और वही उनकी असली एज को मिटा देता है। एज कोई टूल नहीं, ये स्टेट ऑफ माइंड है। दिनीज बताती है कि एज को मेंटेन करने के लिए ट्रेडर को अपनी मेंटल इमोशनल फिटनेस पर काम करना चाहिए। 1. डेली इमोशनल जर्नल। हर दिन लिखें, आज क्या महसूस किया और क्यों। 2. माइंडफुल ऑब्जर्वेशन। हर लॉस या गेन के बाद अपने शारीरिक भाव पर ध्यान दें। 3. सेल्फ टॉक रिफ्रेमिंग। मैंने गलती की को बदले मैंने एक इंसाइट पाया। मैं डर गया को बदले मैं सतर्क हूं। ये छोटे बदलाव आपकी क्लैरिटी और रेजिलियंस दोनों बढ़ाते हैं। इमोशनल ऑनेस्टी। खुद से झूठ न बोलना, मान लेना कि मैं डरता हूं या लालची हूं। स्ट्रैटेजिक डिसिप्लिन। नियमों का पालन, भले ही भावनाएं कुछ और कहें। इन दोनों का मेल एक बैलेंस ट्रेडर बनाता है और यही असली बढ़त है। अध्याय 6, इमोशंस एंड द मार्केट लूप। भावनाएं और बाजार का चक्र। मार्केट केवल कीमतों का खेल नहीं है, ये भावनाओं का लूप, इमोशनल लूप है, जहां आपके हर निर्णय का आधार किसी न किसी भावना से जुड़ा होता है। ये अध्याय बताता है कि कैसे मार्केट हमारे अंदर डर, लालच, पछतावा, रिग्रेट और बदला लेने की प्रवृत्ति, रिवेंज ट्रेडिंग को लगातार सक्रिय रखता है। और इन्हीं भावनाओं में फंसकर ट्रेडर बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। मार्केट आपकी भावनाओं को लगातार फीडबैक देता है। हर टिक, हर कैंडल, हर स्पाइक आपके अंदर कोई न कोई भावना जगाता है। उदाहरण, प्राइस ऊपर गया एक्साइटमेंट, गिरा डर, मिस्ड एंट्री रिग्रेट, लॉस हुआ फ्रस्ट्रेशन। यानी मार्केट केवल पैसे की नहीं, भावनाओं की प्रयोगशाला, इमोशनल लैब है। इमोशनल लूप क्या है? इमोशनल लूप एक ऐसा चक्र है जिसमें ट्रेडर बार बार फंसता है। 1. फियर, डर, अगर अब खरीदा तो शायद और गिरेगा। 2. रिग्रेट, पछतावा, काश पहले ले लिया होता। 3. रिवेंज, बदला, अब दोबारा लूंगा और लॉस निकालूंगा। 4. ओवर कॉन्फिडेंस, अति विश्वास, अब तो मैं समझ गया हूं। 5. लॉस फिर से फियर, ये एक नेवर एंडिंग लूप है। हर भावना अगले निर्णय को प्रभावित करती है और हर निर्णय अगली भावना को जन्म देता है। भावनाएं बाधा नहीं, इंफॉर्मेशन है। अधिकांश ट्रेडर अपनी भावनाओं को दबाते हैं। डरना नहीं चाहिए, भावुक मत बनो, ट्रेडिंग में फीलिंग्स की जगह नहीं। लेकिन शल कहती है, फीलिंग्स ही आपको बताते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। उन्हें समझो, दबाओ मत। उदाहरण, अगर आप बेचैन हैं तो यह संकेत हो सकता है कि आपका सबकॉन्शियस कुछ डेंजर महसूस कर रहा है। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं तो यह ओवर ट्रेडिंग का संकेत भी हो सकता है। हमारी कंडीशनिंग हमें सिखाती है कि स्ट्रॉन्ग ट्रेडर का मतलब है जो कोई भावना महसूस नहीं करता। लेकिन यह गलत है। भावनाएं डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है। वे दिमाग के एनालिटिकल हिस्से से जुड़ी होती है। अगर आप उन्हें इग्नोर करते हैं तो आप अपनी डिसीजन पावर को भी कमजोर कर देते हैं। इसलिए फील टू थिंक, पहले महसूस करो फिर सोचो। मार्केट लूप से बाहर कैसे निकले? दिनीज कुछ व्यावहारिक कदम सुझाती है ताकि आप इस भावनात्मक चक्र से मुक्त हो सकें। स्टेप 1, ऑब्जर्व, डोंट रिएक्ट। जब भी कोई भावना उठे, डर, लालच, गुस्सा, तुरंत निर्णय मत लो। बस देखो, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं। स्टेप 2, लेबल द इमोशन। भावना को नाम दो। ये डर है, ये पछतावा है। नाम देने से दिमाग उसे लॉजिक से एनालाइज कर पाता है। स्टेप 3, रिफ्लेक्ट। अपने आप से पूछो, ये भावना कहां से आई?
क्या ये मार्केट के व्यवहार पर आधारित है या मेरे पिछले अनुभव पर? स्टेप 4, रीसेट। कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूर जाओ। डीप ब्रेथ लो, फिर न्यूट्रल माइंडसेट में लौटो। ये प्रोसेस धीरे धीरे आपकी इमोशनल अवेयरनेस को बढ़ाता है। द रिग्रेट रिवेंज साइकिल। दिनीज विशेष रूप से रिग्रेट रिवेंज लूप को सबसे खतरनाक बताती है। रिग्रेट, काश मैंने वो ट्रेड लिया होता। रिवेंज, अब मैं लॉस की भरपाई करूंगा। ये साइकिल तब तक चलता है जब तक ट्रेडर अपने अंदर की उस अधूरी भावना को नहीं पहचानता। हर रिवेंज ट्रेड का मूल कारण एक अनसुलझा पछतावा होता है। भावनाओं को कंट्रोल करने की जगह रेगुलेट करना जरूरी है। कंट्रोल मतलब दबाना, रेगुलेशन मतलब समझना और दिशा देना। जैसे डर को रिस्क अवेयरनेस में बदलना, लालच को परफॉर्मेंस मोटिवेशन में बदलना, निराशा को सेल्फ रिफ्लेक्शन में बदलना। यही इमोशनल इंटेलिजेंस का असली उपयोग है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, इमोशन जर्नलिंग। हर ट्रेडर को एक इमोशन जर्नल रखना चाहिए। हर ट्रेड के बाद लिखें, मैंने क्या महसूस किया, क्यों महसूस किया, क्या यह भावना मददगार थी या बाधक। यह अभ्यास आपके अंदर के इमोशनल पैटर्न्स को उजागर करता है और धीरे धीरे आप अपने ही मन के शिक्षक बन जाते हैं। अध्याय 7, परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर, दबाव में प्रदर्शन। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती है दबाव में सही निर्णय लेना। यानी मार्केट की अनिश्चितता हमारे अंदर छिपे डर, लालच और असुरक्षा को बाहर लाती है। असली ट्रेडर वही है जो प्रेशर में शांत और फोकस्ड रहकर सही निर्णय ले सके। प्रेशर क्यों आता है? ट्रेडर पर दबाव कई कारणों से बनता है। 1, फाइनेंशियल रिस्क, आर्थिक जोखिम, पैसा खोने का डर। 2, टाइम प्रेशर, समय का दबाव, जल्दी निर्णय लेने की जरूरत। 3, सोशल प्रेशर, सामाजिक दबाव, दूसरों की राय या परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन। 4, पास्ट एक्सपीरियंसेस, पिछले अनुभव, पहले लॉसेस या रिग्रेट की यादें। प्रेशर में होने वाले मानसिक और भावनात्मक प्रभाव। जब दबाव बढ़ता है तो 2 मुख्य प्रतिक्रिया होती है। 1, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, संघर्ष या पलायन। पैनिक में इंपल्सिव डिसीजंस, ओवर ट्रेडिंग या गलत एंट्री। 2, कॉग्निटिव नैरोइंग, ध्यान का संकुचन। माइंड केवल इमीडिएट थ्रेट पर फोकस करता है। स्ट्रैटेजी और कॉन्टेक्स्ट देखने की क्षमता घट जाती है। दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए 2 चीजें जरूरी है। 1, अवेयरनेस, जागरूकता। अपने मन और शरीर में उठ रही भावनाओं और फिजिकल सिग्नल्स को समझना। एग्जाम्पल, हार्ट रेट बढ़ना, सांस तेज होना, ये फियर सिग्नल है। 2, प्रैक्टिस, अभ्यास। तनावपूर्ण परिस्थितियों के बार बार सामना करने से मानसिक दृढ़ता, रेजिलियंस बढ़ती है। सिमुलेशन, जर्नलिंग और छोटे जोखिम वाले ट्रेड्स के माध्यम से दबाव को संभालना सीखें। इमोशनल एंकर्स, दबाव में स्थिर रहने के तरीके। दिनीज कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स देती है। 1, ब्रीदिंग टेक्निक्स, सांस पर ध्यान। डीप ब्रीदिंग से नर्वस सिस्टम शांत होता है। 2, प्री ट्रेड रिचुअल, पूर्व ट्रेड अभ्यास। ट्रेड से पहले मन और शरीर को काम स्टेट में लाना। एग्जाम्पल, शॉर्ट मेडिटेशन या मेंटल चेकलिस्ट। 3, फोकस ऑन प्रोसेस, नॉट आउटकम, प्रक्रिया पर ध्यान, परिणाम पर नहीं। दबाव में आउटकम पर फोकस करना एंजाइटी बढ़ाता है। प्रोसेस ओरिएंटेड थिंकिंग से आप शांत रहते हैं। 4, इमोशनल लेबलिंग, भावना को नाम देना। मैं डर रहा हूं या मैं लालची हूं कहकर इमोशन को ऑब्जर्व करें। नाम देने से ब्रेन इसे रैशनली प्रोसेस कर सकता है। प्रेशर में डिसीजन मेकिंग का फ्रेमवर्क। दिनीज एक सरल फ्रेमवर्क बताती है। 1, पॉज, रुके, इंपल्स में ट्रेड न लें। 2, ऑब्जर्व, देखें, क्या भावना ट्रिगर हो रही है, फियर, ग्रीड या रिग्रेट। 3, असेस, मूल्यांकन करें, क्या यह डिसीजन इमोशन ड्रिवन है या प्रोसेस ड्रिवन। 4, एक्ट, कदम उठाए, काम और अवेयर स्टेट में एक्शन ले। मेंटल रिहर्सल, प्रेशर ट्रेनिंग।
दिनीज बताती है कि प्रो ट्रेडर्स मेंटल रिहर्सल करते हैं, स्ट्रेसफुल मार्केट सिचुएशंस को सिमुलेट करना, अपने इमोशनल रिएक्शंस को प्री प्लान करना, आउटकम की चिंता कम करना और प्रोसेस पर ध्यान रखना। अध्याय 8, द रोल ऑफ आइडेंटिटी, ट्रेडर की पहचान। ट्रेडर की सफलता केवल तकनीक, स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर्स पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके सेल्फ आइडेंटिटी पर निर्भर करती है। यानी आपका आत्म संवेदनशीलता, सेल्फ परसेप्शन और आपकी पहचान, आइडेंटिटी, आपके ट्रेडिंग व्यवहार, रिस्क टेकिंग और डिसीजन मेकिंग को निर्धारित करती है। लोग अक्सर कहते हैं, मैं डिसिप्लिन हूं, मैं पेशेंट हूं। लेकिन जब मार्केट रियल टाइम प्रेशर में आता है, तो वास्तविक बिहेवियर सामने आता है। अगर आप खुद को कॉन्फिडेंट ट्रेडर मानते हैं, लेकिन पैनिक करते हैं आइडेंटिटी और बिहेवियर मिसमैच। सही ट्रेडिंग आइडेंटिटी वही है जो आपके डिसीजंस, इमोशंस और एक्शंस के साथ कंसिस्टेंट हो। आपकी ट्रेडिंग आइडेंटिटी आपकी रिस्क एपेटाइट को भी प्रभावित करती है। कंजर्वेटिव सेल्फ आइडेंटिटी, स्मॉल पोजीशंस, फियर ड्रिवन डिसीजंस। एग्रेसिव सेल्फ आइडेंटिटी, लार्ज पोजीशंस, इंपल्सिव मूव्स। यानी आपकी ट्रेडिंग स्टाइल, पोजीशन साइजिंग और एंट्री एग्जिट पैटर्न आपकी सेल्फ इमेज से जुड़ी होती है। अक्सर ट्रेडर दो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडेंटिटीज के बीच फंस जाते हैं। एक, आइडियल सेल्फ, जो बनना चाहते हैं, डिसिप्लिन्ड, रैशनल, इमोशनली स्टेबल। दो, एक्चुअल सेल्फ, वास्तविक व्यवहार, पैनिक, ओवर कॉन्फिडेंस, इंपल्सिव। जब ये दोनों मेल नहीं खाते, तो स्ट्रेस, रिग्रेट और इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आता है। अलाइन आइडेंटिटी विद बिहेवियर। दिनीज सलाह देती है कि ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपकी आइडेंटिटी और बिहेवियर एकदम अलाइन होनी चाहिए। प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पहचानें। 2, अपने आप से सवाल करें, क्या मेरा व्यवहार मेरी आइडेंटिटी के अनुसार है? 3, छोटे डेली प्रैक्टिसेस के साथ अपनी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करें। एग्जाम्पल, अगर आप खुद को पेशेंट ट्रेडर मानते हैं, हर डे अपनी पेशेंस का अभ्यास करें। अपनी पहचान जानने से आप फियर और ग्रीड को पहचान सकते हैं। सेल्फ ट्रस्ट और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस आती है। अच्छे ट्रेडर समय के साथ अपनी आइडेंटिटी को इवॉल्व करते हैं, गलतियों से सीखकर, इमोशंस को समझकर और बिहेवियर को इंप्रूव करके। यह प्रोसेस आपको स्थायी रूप से अधिक काम, कॉन्फिडेंट और रैशनल ट्रेडर बनाता है। अध्याय 9, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग की नई मनोविज्ञान। इस अध्याय में दिनीज शल आधुनिक ट्रेडिंग में मनोविज्ञान की भूमिका और ट्रेडर के मानसिक दृष्टिकोण को नए तरीके से समझाने की कोशिश करती है। यह बताती है कि सफलता केवल तकनीकी एनालिसिस और इंडिकेटर्स पर नहीं, बल्कि ट्रेडर के मनोवैज्ञानिक फ्रेमवर्क पर निर्भर करती है। अधिकांश ट्रेडर ये मानते हैं कि केवल सिस्टम, स्ट्रैटेजी और लॉजिक से ही सफलता मिल सकती है। लेकिन शल कहती है, ट्रेडिशनल साइकोलॉजी इग्नोर्स इमोशन ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। मार्केट में जो ट्रेडर्स कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हैं, उन्होंने अप्लाइड इमोशनल अवेयरनेस को अडॉप्ट किया है। नई मनोविज्ञान में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस का मुख्य स्थान है। सेल्फ अवेयरनेस अपनी भावनाओं और टेंडेंसीज को पहचानना, सेल्फ रेगुलेशन उन्हें सही दिशा में चैनल करना, मोटिवेशन, डिसिप्लिन और पेशेंस को सस्टेन करना, एम्पैथी मार्केट के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझना। इमोशनल इंटेलिजेंस ट्रेडिंग एज बनाती है। असली एज अब प्योर टेक्निकल स्किल नहीं है, बल्कि ये है: 1, अपनी साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज को समझना। 2, इमोशनल रिएक्शंस को एंटिसिपेट करना। 3, कंसिस्टेंट प्रोसेस ड्रिवन डिसीजंस लेना। नई साइकोलॉजी में रिस्क को फियर के रूप में नहीं, बल्कि अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखा जाता है। फियर सिग्नल, नॉट अ बैरियर। ग्रीड गाइड फॉर साइजिंग एंड पोजीशन मैनेजमेंट। लॉस लर्निंग टूल, नॉट पनिशमेंट। मॉडर्न ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मूल मंत्र है: 1, इमोशनल जर्नलिंग। हर ट्रेड में अपने इमोशंस और रिएक्शंस रिकॉर्ड करें। 2, प्री ट्रेड मेंटल चेकलिस्ट,
प्रोसेस और इमोशनल स्टेट वेरीफाई करें। 3. माइंडफुल ऑब्जर्वेशन, मार्केट मूव और अपनी रिएक्शन ऑब्जर्व करें। 4. रिफ्लेक्शन, क्या आपकी इमोशनल स्टेट ने ट्रेड को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट किया? ये टूल्स मॉडर्न ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इंटरनलाइज करने में मदद करते हैं।